नमस्कार, आप देख रहे हैं कैल मीडिया। समय आपने सीधी तस्वीर देखने नेताओं के साथ खड़े हुए, हाथ जोड़कर खड़े हुए दीपेंद्र हुड्डा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में युवा दिलों की धड़कन भाई दिवांशु बूटी राजा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाथ मिलाते हुए, हाथ मिलाकर संख्या में दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भाई दिवांशु बूटी राजा, चौधरी उदयभान जी, चौधरी उदयभान जी, चौधरी उदयभान जी। साथियों से मेरा निवेदन है, कृपया सभी सामने अपने अपना स्थान ले लें। सभी स्थान ग्रहण करें। निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अपने नेताजी का जोर नारा लगा करके स्वागत करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदयभान जी। शहरी अध्यक्ष पराग गाबा जी से कृपया सभी को जितने वहाँ पर किया, कांग्रेस तमाम राजेश जी, हमारे राकेश जी, पूर्व मंत्री सुमिता सिंह जी, पूर्व मंत्री दिलबाग सिंह मौर्य जी, सरदार बख्शीश सिंह एक्स मंत्री, धर्मपाल जी एक्स एमएलए, सुल्तान सिंह जी एक्स एमएलए, लालपाल संधू जी, सुरेश गुप्ता जी नरेंद्र के अध्यक्ष, भाई नजीब प्रधान, अरोड़ा जी, सतीश पलिहारा जी, बाकी सभी साथी सम्मानित मंच में किसी का नाम रहेगा तो मैं माफी चाहूंगा। धर्मपाल गोंदर जी, सभी साथियों का यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से बड़े भाई नाथ संधू जी, जिनका संघर्ष करनाल की जनता भी जानती है, बखूबी और कांग्रेस पार्टी भी जानती है। नाथ संधू जी का नाम करनाल की राजनीति में हुड्डा जी के साथ हाथ से हाथ मिलाने पर उनको बहुत मजबूती का काम और मजबूती देंगे। मैं आज और बात रखना चाहता हूँ कि सभी जितने हमारे आदरणीय हमारे एक्स एमएलए, उन्होंने हमें सीधा मंच से बोला कि आप ही हमें सीधा संबोधित करेंगे, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बल्कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले और दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना सर्वाधिक योगदान देने वाले युवा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं ऐतिहासिक नगरी करनाल की भूमि करनाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी रहे हमारे युवा साथी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, बड़े लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे भाई गुप्ता जी और मंच पर आसीन सभी व्यक्ति
मैं सबका जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एमपी साहब एक ऐसी दुख की पीड़ा में, जब आज पूरा देश गमगीन है, हमारे दलित समाज के एक बहुत ही होनहार आईपीएस अफसर के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा की बीजेपी ने कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। तो आज एमपी साहब और सभी दलित समाज के जो कांग्रेस के एमएलए साहिबान हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, सब के सब आज दुख की इस घड़ी में उसके पीएम कुमार जी के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, इसीलिए ये लेट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। जो 5 बार के सांसद हैं रोहतक से, आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक हमारे बख्शी सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे यहाँ से जो लोकसभा के चुनाव लड़े आदरणीय श्री दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारे सुरेश गुप्ता जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हमारे प्रदेश के और आज भी हैं, पूरी तरह से कानून व्यवस्था को हिला करके रखा हुआ है। आज किसी का भी जान माल सुरक्षित नहीं है। अरे यार, आज इस देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सबसे जो प्रमुख 3 अंग हैं, उसमें न्यायपालिका के प्रमुख हैं, और चौथा मीडिया जो उनको जो सब पर चेक रखता है। तो जो न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं, आज उनको उन्हीं की अदालत के अंदर जिस तरह से अपमानित करने का इस शासन में प्रयास किया गया, जिस तरह से उनका इनके सोशल मीडिया द्वारा, विभाग द्वारा नीला चेहरा करके, जूतों की माला डाल करके, जूतों की बरसात करके, गले में हांडी लटका करके, इस तरह से जिस तरह से कोई मध्ययुगीन को जो काल था, जो आज से 150 साल 200 साल पहले था, उस तरह ये 11 साल में से आरएसएस के लोगों ने इस देश की जनता को पहुंचाने का काम किया है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके साथ पहुंचे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी, मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जी, भीमसेन मेहता जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, हमारे दोनों अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण, और हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनको बड़े भाई हैं दिलबाग मौर्य जी, हमारे भाई रोहित जी भी हमारे बीच में बैठी है, हमारे बीच में कृष्ण मान जी बड़े से, और मेरे जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं सबका यहाँ पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और करता हूँ। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप हमारे आदरणीय नेता, हर करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन दीपेंद्र जी को सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जैसे मैं पहले भी कांग्रेस के लिए ईमानदारी से झंडा लेके कांग्रेस के लिए काम किया था, निडर काम किया था, मैं आगे भी दीपेंद्र जी को ये विश्वास दिलाता हूं, उससे भी ज्यादा जोश पे मैं कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। करनाल के अंदर सिखा देंगे हम कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। इसी के साथ मैं सभी साथियों का यहाँ पे आए का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सड़क से लेकर के लोकसभा तक उठाते रहे, हम उठा रहे हैं, और हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अपनी सारी बातें बताई कि सरकार वोट चोरी से बनी, और 1 महीना देश की पार्लियामेंट नहीं चली। 2 बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की बातों का जवाब नहीं दे।
और एक लंबी लड़ाई के बाद बड़ी मुश्किल से शायद आप लोगों को ये बहकाते रहे कि विपक्ष या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन हाउस नहीं चलने देता। हाउस तुम चलाना चाहते थे। प्रजातंत्र में बहस हम सबके लिए जरूरी है, और बिना बहस हम यदि कोई फैसला लेंगे, वो फैसला कभी देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए अच्छा हो नहीं सकता। उन लोगों से भी सावधान रहो जो सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बांगे चाल लेते हैं। कोई दल हो, कोई व्यक्ति हो जो बीजेपी का मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम सब ने उनका जम करके विरोध करना चाहिए। खेत में, खलियान में, दुकान में, गांव में, सबको मुंह तोड़ जवाब दो। और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला राहुल गांधी जी का लोहा भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने मान लिया। जो उन्होंने कहा था वो पूरे देश में सर्फ निकलने लग रहा है। इसलिए कांग्रेस का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। बस हम ना किसी का कान फुर्ची ला के नुकसान ना कर बैठियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और चौथी बार जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कर रहे हैं हिसार से, आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे मातृशक्ति, किसी का नाम रह भी गया तो मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे बंटी जी और किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहते हुए आज मैं भी अपने भाई नाहर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि चाय का प्रोग्राम था और हमको कई घंटे लेट, 2 बजे इनका टाइम था, मुझे लगता है कि शायद 4:30-5 बज गए होंगे। तो आप समझ सकते हो 3 घंटे लेट हम आपके बीच में पहुँचे हैं। और क्यों पहुँचे हैं, मुझसे पहले उदय भान जी ने आपको सारी बात बताई, जयप्रकाश जी ने आपको सारी बात बताई, क्योंकि चंडीगढ़ में एक बड़ा घोर अन्याय सरकार कर रही है। और वहाँ पर जब हम पीड़ित परिवार से मिलने, उनका दुख दर्द बांटने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर जब हमारी आवश्यकता उस परिवार ने महसूस करी और कहा कि थोड़े दिन आप यहीं रहो, तो कई घंटे वहाँ पर उनके बीच में हमें रहना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से न्याय वहाँ नहीं किया जा रहा। जो हमारे एडीजीपी रैंक के इतने वरिष्ठ IPS अफसर पूर्ण कुमार जी को जो आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा हो और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, और उसके कुछ विलम्ब के बाद, देरी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने उनके सुसाइड नोट के आधार पर एक कंप्लेंट दी, और चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, हरियाणा के ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नामित किया हो और जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया हो, और उस कंप्लेंट पर आगे पिछले 2-3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो आप समझ सकते हैं कितना घोर अन्याय किया जा रहा है। और केवल न्याय देश चाहता है, सरकार के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय देश सरकार से चाहता है। और न्याय का अर्थ है निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस जांच में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई बेगुनाह हो तो बेगुनाह पे कोई हाथ ना आए, लेकिन कोई दोषी कोई बचे नहीं। निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच तब होगी जब ये विश्वास देश का बनेगा कि उस जांच पे को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस जांच पे किसी तरह का प्रभाव नहीं, कोई अपने बड़े पदों पे बैठे हुए लोग उस जांच को प्रभावित करने का कार्य नहीं करेंगे। ये संवैधानिक दायित्व है, और ये केवल ऐसी समाज देश का टकटकी लगाए नहीं, इस देश की सरकार की तरफ देख रहा कि न्याय मिले। देश का हर वो इंसान जिसके दिल के अंदर इंसानियत की लौ है, हर वो इंसान जो संविधान में विश्वास रखता है, देश की सरकार से यही चाहता है कि न्याय हो। जिसने अगर गलत किया है तो ऐसा कोई आदमी बचे नहीं, और न्याय होना भी चाहिए, और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार चुप क्यों है? अभी तक कोई बयान देश की सरकार का क्यों नहीं आया? 5वां दिन है आज। करनाल से हमारे सांसद और देश की सरकार में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आज इतना ही बड़ी
बाद इतना गंभीर विषय हरियाणा में आया, लेकिन 5 दिन के बाद भी आज तक खट्टर साहब के मुख से या उनके कोई वक्तव्य से उन्होंने आज तक भी इस बात को लेकर संवेदना तक भी व्यक्त करने के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये जन संवेदना से लोकतंत्र चला करते हैं। कम से कम संवेदना व्यक्त की जा सकती थी, कम से कम इस विश्वास दिलाया जा सकता था कि न्याय मिलेगा। लेकिन 5 दिन के बाद भी जब कोई एक शब्द उनके मुख से नहीं आया, कोई एक बयान नहीं आया, तो मैं समझता हूँ आज पूरा देश जो हरियाणा की तरफ देख रहा है इस न्याय के लिए। और हरियाणा में क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर वर्ग कितना पीड़ित है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सरकार कैसी बनी वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो भी मैं क्या बताऊं आपको, वो नायब सिंह जी सैनी ने ही बता दिया था। ये सरकार कैसी बनी हरियाणा में, कैसे ये सरकार बनी ये उसी दिन खुलासा हो गया था जब चुनाव की गिनती से आज से लगभग 1 साल से कुछ पहले, चुनाव की गिनती से 1 दिन पहले हमारे पत्रकार साथियों ने नायब सिंह सैनी जी से पूछा कि कल क्या नतीजा आएगा, तो उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनी। तो उन्होंने उनसे कहा कि कैसे आपको इस पर विश्वास है। वो ये भी कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में लोगों का आशीर्वाद मिला, जन समर्थन मिला, इसीलिए सरकार बनेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक ही बात की कि आप चिंता ना करो, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कल सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ये सरकार कैसे बनी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश जानता है। वो इंतजाम किस बात के इंतजाम थे, वो व्यवस्थाएं किस बात की व्यवस्था थी, वो चुनाव आयोग से मिली भगत करके वोट चोरी के इंतजाम थे। वोटर सूची के अंदर बड़े पैमाने पे गड़बड़ी, जैसा कि कर्नाटक में एक लोकसभा में और महाराष्ट्र के अंदर उसी पैमाने पे हरियाणा के अंदर भी वोटर सूची में गड़बड़ियों से लेकर साम दाम दंड भेद के प्रयोग से लेकर यंत्र मंत्र तंत्र के हर प्रकार के दुरुपयोग से चुनाव आयोग से मिलीभगत करके मैनेजमेंट करके और इंतजाम और व्यवस्थाएं करके बनाई हुई सरकार है। जन भावनाओं के आधार पर बनाई हुई सरकार नहीं है। इसीलिए इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार में दिखाई दे रही है कि 5-5 दिन के बाद भी एक दया का बयान भी किसी के मुंह से हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सरकार जन भावनाओं की नहीं, जन भावना बदलाव की थी। जन भावना ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की थी जिस सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा किसान को प्रताड़ित होना पड़ा किसान आंदोलन में, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था का चौपट। अभी बता रहे थे करनाल के अंदर क्या नजारा है, करनाल से कही होगी वो सारी सुनी ही होगी, और उसी को मैं समझता हूँ कि आप लोग तो सारी बात कवरेज उसके माध्यम से आप करेंगे। बाकी संक्षिप्त में आज सबसे पहले हमारे भाई नार सिंह जी के आज करनाल में उनके गृह स्थान पर एक चाय का कार्यक्रम था, जिसको एक जनसभा कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया। इसीलिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने भाई। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए और इतनी लेट तक भी इंतज़ार किया, क्योंकि देरी से हम इसलिए आ पाए क्योंकि सुबह हम चंडीगढ़ गए थे लेट एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के निवास स्थान पर, उनके परिवार का ढांढस बांधने के लिए, उनसे दुख दर्द बांटने के लिए और न्याय मिले ऐसी उनकी लड़ाई में उनका साथ देने के लिए। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ के ऐसे कोई घटनाक्रम थे जो वहाँ पे मैं चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कवर भी करा, जिसके कारण वहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे उनके निवास स्थान पे हमें रुकना पड़ा। तो इसीलिए थोड़ा सा देरी से पहुँचे आपके बीच में, तो क्षमा भी चाहते। आज क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप और हम और देश ये जानना चाहता है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि पिछले 5 दिन में पहले तो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, जिस तरह के आरोप लगे, जातिगत उत्पीड़न के आरोप, कानून व्यवस्था के जो प्रदेश के मुख्य संरक्षक हैं, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों पे ये आरोप लगे, इन आरोपों से पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लग गया, पूरे सिस्टम संदेह के घेरे पे आ गया। और ऐसे में सिस्टम में जो अविश्वास है उसको
आगे ना बढ़े, ये महत्वपूर्ण था कि सरकार तुरंत न्याय के लिए उचित कदम उठाए, लेकिन न्याय के चक्र की वो गति नहीं दिखी पिछले 3-4 दिन में जो दिखनी चाहिए थी। अभी जो हम मिले सुबह परिवार से, तो परिवार सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार ने ये हमें भी बताया खोलकर और सारे समाज के बीच में भी अपनी बात रखी। ना तो एफआईआर उस रूप में हो पाई जिस रूप में कंप्लेंट दी गई थी और जिस रूप में परिवार की अपेक्षा थी, ना उस एफआईआर पे आगे कोई कार्रवाई हो पाई। तो सरकार इस पे राजधर्म निभाए, संवैधानिक राजधर्म। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ देशवासियों को दिखना चाहिए। और न्याय क्या है? न्याय ये है कि निष्पक्ष जांच हो, जिस जांच पे कोई सवाल ना उठे कि ये जांच किसी के द्वारा प्रभावित की गई है, और उस जांच के आधार पर जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। कोई निर्दोष है तो उसको उस पर आँच ना आए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। ये न्याय की तकरार। तो ये आज हमारी मांग है। दुर्भाग्य की बात ये है, आपने देखा होगा कि भाजपा के बड़े नेता मौन है अभी तक 5 दिन के बाद भी। संवेदना के 2 शब्द नहीं। जो यहाँ से हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, अभी तक उनके मुख से कोई बयान, कोई संवेदना के कोई शब्द, जबकि पूरे देश के अंदर ये मामला कितनी गंभीरता से लोग ले रहे हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज ये सूचक है कि ये सिस्टम भाजपा सरकार में, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सिस्टम, सरकारी पुलिस प्रशासन का सिस्टम, कि आज एडीजीपी स्तर के अगर आईपीएस अफसर को अपने जीवन में और मरणोपरांत न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी इस सिस्टम से न्याय की क्या उम्मीद रखता है? ये भाजपा के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड ये मांगते हैं कई बार। तो आज यही एक हमारी मुख्य जो बात है। बाकी कोई और मजबूरी क्या लग रही है दीपेंद्र जी आपको इस पूरे मामले में? क्या मजबूरी लग रही है? 5 दिन हो गए आज, लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे थे, जो आप लोग कह रहे हैं, वो न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है आपको, मजबूरी क्या है? देखिए, एक होनहार आईपीएस अधिकारी एडीजीपी रैंक के और उनकी धर्मपत्नी स्वयं आईएएस और उनके परिवार में 6 आईएएस आईपीएस अलग अलग लेवल के अफसर हैं। इसके बावजूद उनके जैसा वो चाहते हैं वैसी एफआईआर ना हो पाना और उसके बाद एफआईआर पे कार्रवाई ना हो पाना, ये मैं समझता हूँ आज पूरे देश के लिए बड़ा गंभीर विषय है। शुरुआत मनीषा प्रकरण में भी आपने करनाल में ये मांग रखी थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उसी दिन रात को सीएम साहब ने जो है सीबीआई को दे दिया। इसमें मैंने ये कहा है कि जो एसआईटी गठित की गई है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, एसआईटी में जो 6 सदस्यीय एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, अगर उनकी आप रैंक देखेंगे कौन से बैच के आईपीएस अफसर हैं, कई तो आईपीएस अफसर भी नहीं हैं, कई यूटी कैडर के हैं, कई अलग अलग। ये 6 सदस्य जो कई इसमें एफआईआर इंस्पेक्टर रैंक भी हैं, कुछ आईपीएस भी हैं 2, लेकिन इसमें जो आरोपी हैं उनसे कहीं जूनियर, कोई बैचमेट, कोई कहीं। न्याय होना ही नहीं चाहिए। मैं उन 6 सदस्यों की बोनाफाइड पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन न्याय होना ही नहीं चाहिए। देशवासियों को ये दिखना चाहिए कि सही न्याय हो रहा है और कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मेरी मांग है कि ये जो एसआईटी बने, इस एसआईटी से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका के सुपरविजन में और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि इसमें
आरोपी और शिकायतकर्ता जिस स्तर के इसमें हैं उसमें, और जितनी गंभीरता इस मामले की है, जितनी संवेदनशीलता इस मामले की है, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन से कम मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। आप परिवार के लोगों से मिले हैं, उन्होंने कुछ बात कही हो, क्या कहा उनके परिवार के लोगों से मिले हैं? मैंने आपको भी कहा रोहतक से बड़ा अहम प्रश्न है। करनाल में आज नाहर सिंह संधू जी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस को और मजबूती मिली है। क्या नाहर सिंह संधू जी अभी तक कांग्रेस में नहीं थे या आप? ऐसा है कि अब कांग्रेस को कांग्रेस के हर कार्यक्रम से ही मजबूती मिलती है। नाहर सिंह संधू जी बहुत अच्छे, जो आपने मेरी सुनी नहीं शायद बात, आप बोल नहीं थे, इनको मैं वर्षों से जानता हूँ। एक वरिष्ठ कांग्रेस जन के नाते इन्होंने हमेशा अपना कांग्रेस के प्रति धर्म को निभाने का काम किया, ईमानदारी से, बहुत सज्जनता से। और आज भी हम कई जगह जाएंगे, कई जगह चाय कार्यक्रम है और हर रोज़ होते हैं, और मैं समझता हूँ आज अपने निवास स्थान पर जो चाय के कार्यक्रम को एक जनसभा का रूप ऐसे समय में देने का कार्य किया है, इससे निश्चित तौर से पार्टी को ऐसे कार्यक्रमों से मजबूती मिलेगी। आप रोहतक से सांसद हैं, आप युवा नेता, रोहतक से ये सारी शुरुआत हुई थी, आपने खुद भी कुछ पता किया होगा, मामले की सच्चाई क्या है, क्या कुछ पता? देखिए, बहुत कुछ मामला क्या है वो प्रदेशवासियों को भी समझ में आ चुका है, और होता कि इतना गंभीर और संवेदनशील मामला है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि निष्पक्ष जांच, परिवार की संतुष्टि, हमारी जो मांग है, एक और परिवार को की संतुष्टि होनी चाहिए। सर, एसपी डीजीपी को जो गिरफ्तार करने की मांग है उस पर क्या कहेंगे आप? जो गिरफ्तारी की मांग है मंडियों आप देखिए, ये इशू पे कुछ औरों का तो बाद में। दीपेंद्र जी, नायब सिंह सैनी जापान दौरे के बाद 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं हरियाणा। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आ गई सर, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति आ गई है प्रदेश की। आप ये देखिए, जब 2008-9 में मेरा ख्याल, जब उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जापान गए थे, आप अखबारों की सुर्खियों को देखिए, उस समय कितना निवेश के करार हुए थे, जिसमें 50-55 हज़ार करोड़ का तो केवल एक मारुति का जो प्लांट बाद में खरगोदा में, जो उस समय सुजुकी के साथ, मिस्टर सुजुकी के साथ करार हुआ था, बाकी लाखों करोड़ के निवेश के उस समय करार हुए थे। और अब आप देखें, ये स्थिति आ गई इस प्रदेश की। कांग्रेस में अपना नेता बदलने का सिलसिला जारी है। आप युवा नेता हैं और उधर सद्भावना यात्रा निकाली है भूजेंद्र सिंह ने, वो भी युवा नेता हैं, आप जाएंगे उनका साथ? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस जन ये चाहता है कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और अपनी तरफ से हर कांग्रेस जन अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आज मेरा कार्यक्रम है तो सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं या कहीं और कार्यक्रम है। हम जो है कांग्रेस पार्टी के सभी लोग अपने अपने सरकार को जो संकल्प पत्र दिया था, क्या लगता है कितना उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, संकल्प पत्र इन्होंने अपने 2014 का घोषणा पत्र ही पूरा नहीं किया, तो ये 2024 का क्या करें? 2014 का ही आपको पढ़वा दें। किसान की आमदनी दुगनी, स्वामीनाथन कमीशन, काला धन विदेशों से लौटेगा, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। 2014 का ही आपको याद दिला दें, 24 तक तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन 24 का संकल्प पत्र आप खुद सोचिए। आप लोगों से पूछो, 3100 में क्या धान लिया जा रहा है? क्या 2100 हर महिला को, हर लिखा हुआ है, आप संकल्प पत्र में देखिए, हर महिला, क्या हरियाणा के पहला पॉइंट है ये, पहला, और हर महिला लिखा हुआ है, हर से ही शुरू है, आपने पढ़ा हो तो। हर प्रदेश की हर प्रत्येक महिला को 2100 रुपये
सर वो कह रहे हैं इसका पहला चरण है, अभी आगे भी आएंगे। नहीं तो वो तो बात है ना। आपका ये बिहार चुनाव को कैसे बात है? नहीं, आपने क्या सवाल पूछा? मंडियों में धान की खरीद प्रॉपर नहीं हो रही है। आपने सवाल पूछा संकल्प पत्र, तो ये तो अभी कर रहे हैं वो नए संकल्प। ये जो कह रहे हैं कि आगे चरण आएंगे, तो अभी का होगा ना। हमें आप लोग का भी दुख है, आपके पास भी बहन जी नहीं आए होंगे सर, मुझे ना। मैं आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा ना करते बिहार का ले लेते हैं। कुमारी शहजादी फोटो नहीं लगा बिहार का देखो बहन जी को उम्मीद नहीं है, मगर देखो आप सब हमारे सुनो, कांग्रेस आएगी तब भी नहीं है मुझे। नहीं, चलो कोई बात। आपके हम आप सबसे परिचित हैं, हम नहीं जानते कि भाई क्या आप लोगों ने, लेकिन आप समझे जब प्रत्येक महिला को लिखा गया, तो हो सकता है आपके घर में भी जो बच्चे हों उन्होंने भी पढ़ा हो सकता है बहन जी को नहीं, लेकिन किसी और को उम्मीद हो गई। तो ये आप समझे, ये वही काम हुआ जो बीपीएल वाला घोटाला हुआ कि हरियाणा की 75% आबादी को बीपीएल डिक्लेयर करके 2 राशन बांटे गए। चुनाव से पहले 15 लाख परिवारों को बीपीएल में जोड़ा गया और चुनाव के बाद 12 लाख परिवारों को बीपीएल से, 12 लाख परिवार मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 1,20,000 परिवार, 5-6 लाख वोट। 2022 में 7.5 लाख राशन कार्ड थे, जो 54 लाख 54.5 लाख राशन कार्ड। दीपेंद्र जी, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुलदीप शर्मा ने टिप्पणी की है कि एक्सपायरी डेट की मेडिसिन से प्रतिस्पर्धा। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको दिखेगा, यही हमारा प्रयत्न है। बहुत जरूरी बात है। आने वाले समय में आपको दिखेगा, यही हमारा प्रयत्न है, यही प्रयास है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीका से एकजुटता से, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमारे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेंगे।